नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीरीज में आज हम बायोलॉजिकल वीपन्स पर डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजिकल वीपन्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है, अभी तक किन प्रकार के बायोलॉजिकल वीपन्स का उपयोग किया गया है और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन संस्था काम करती है, उसने क्या प्रयास किए हैं और दुनिया में कितनी बार जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग किया गया है। कोरोना वायरस जो है आपका कोविड-19 डिजीज जो है, क्या ये एक प्रकार का बायो वेपन्स था, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। और बायो वेपन्स को कंट्रोल करने की में क्या कमियां हैं और उनमें क्या सुधार करने की अभी आवश्यकता है। तो पूरा ये सेशन चलेगा आपका, सभी लोग इसमें जुड़ जाएं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन लोगों ने अनअकैडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो वो इसको डाउनलोड कर लें, जिससे कि उनको प्रॉपर मेरे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और उस वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाएंगे। इससे आपको पीडीएफ प्रॉपर आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आपको समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप सीधे हमसे आप पूछ सकते हो। हम आपको आपकी जो समस्या है उसको हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नीचे यहाँ पर अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाएंगे। इससे जुड़ने से आपको मेरे जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं उसको आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। मेरे पुराने जो स्पेशल कोर्सेज हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं और जो आने वाले जो मेरे स्पेशल कोर्सेज हैं उनको भी आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आप सही कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके। मैं आप लोगों को ये दावा करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर पहलू से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और आपके जीवन को भी वो कई अवसर पर वो आपके जीवन में भी काम आएंगे। तो मेरे साथ जुड़िएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर के लिए, ज्योग्राफी के लिए, ऑप्शनल कोर्सेज के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, प्रैक्टिस स्टडीजी के लिए, एनसीईआरटी समरी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए और आंसर राइटिंग कोर्सेज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अनअकैडमी में ऑनलाइन स्टडी करने के लिए दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ से लेकर के 3 साल के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। 1 मंथ की फीस 9,000 रुपीज़ है। ऐसे 1 साल की जो आपकी फीस है वो 49,000 रुपीज़ है। इस फीस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा पूरे 1 साल के लिए। अगर ये कोर्स आप मेरे रेफरल कोड SS01 से सब्सक्राइब करते हो तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस आपके 44,550 में हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग आइकॉनिक कोर्स सब्सक्राइब करने के प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए SS01 रेफरल कोड का यूज करें। और अगर आप लोग आइकॉनिक कोर्स में आना चाहते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शनल के लिए है। तो उस आइकॉनिक कोर्स में भी आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। उसमें सारा चीज़ें आपको प्लस के साथ साथ आपको वहाँ पर जो भी एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है, आपका डेली आंसर क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है और आपका पर्सनल फीडबैक लिया जाता है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कराई जाती हैं प्लस के साथ साथ। आपको पता होगा कि 6 दिसंबर से अनअकैडमी कॉम्बैट के एक सेशन में गेमिफाइड बैटल स्टार्ट किया गया है। एक प्रकार का एक क्विज है, कॉन्टेस्ट है। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को एक्यूरेसी बढ़ती है। उनको बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी जो है इवेल्युएशन अपना खुद कर सकते हैं।
टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि इस 45 मिनट अगर वो देते हैं अनअकैडमी के इस कॉम्बैट सीरीज में, तो उनकी तैयारी बहुत ही और बेहतर हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ इसमें अमेजिंग प्राइज भी आपको मिलेगा। तो ये 6 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 11 बजे से इसकी टाइमिंग है। ये अल्टरनेट संडे को होगा। इसकी फॉर्मेट की अगर बात करें हम, तो इस फॉर्मेट में 45 मिनट्स का एक कंटेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन इसमें होंगे और इस तरह के 13 कॉम्बैट्स होंगे जो एक हो चुका है। नेक्स्ट कॉम्बैट आपका 20 आपका जो है वो दिसंबर को होगा। अल्टरनेट संडे को होता है, ये फोर्थ नाइटली होगा। एक महीने में 2 बार लगभग होगा, ये अल्टरनेट संडे में होगा, 15 दिन पर एक बार होगा ये। 6 सेक्शन इसमें होंगे और रिलेटिव स्कोरिंग इसमें की जाएगी। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट विनर जो होगा यानी कि फर्स्ट रैंक जो लेके आएगा इस कॉन्टेस्ट में, उसको एप्पल की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाएगा। सेकंड रैंक लाने वाले को एप्पल की तरफ से आईपॉड दिया जाएगा। थर्ड रैंक वाले को एप्पल की तरफ से एयरपॉड दिया जाएगा। और टॉप 100 रैंक वाले सभी पार्टिसिपेंट को 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग है, इसको आप जरूर खेलिए और इसमें भाग लीजिए। इसमें भाग लेने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको रेफरल कोड SS01 डालना है। इससे ही आपका तुरंत ये कंटेस्ट जो है गेमिफाइड बैटल स्टार्ट हो जाएगा और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूर करिए इसको। और अनअकैडमी के लेट्स क्रैक चैनल पर 6 मंथ का जो है, जो अभी आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है वो जून में है 21 का, तो 6 महीने बचे हैं। तो इसके लिए अनअकैडमी क्या स्ट्रेटेजी लेकर के आपके लिए आप आई है, कौन सा कोर्स लेके आई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। यहाँ पर चैंपियंस के नाम से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। 6 मंथ का ये बैच होगा, प्रीलिम्स के लिए बाइलिंगुअल में होगा। इसमें कंप्लीट जी सिलेबस कराया जाएगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, लाइव क्लास होगा 500 घंटों का, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको कराया जाएगा, इंडिया टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाने का आप उनसे पढ़ पाएंगे यहाँ पर। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको सब्सक्राइब कराइए और बहुत जल्दी इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि जिन बच्चों को 6 महीने बाद यूपीएससी प्री देना है 2021 का, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स जो है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें 6 मंथ का जो कोर्स है प्रीलिम्स का, वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 3 तरह के कोर्स है, मिशन 2021 ये बाइलिंगुअल में होगा, लक्ष्य 2021 ये हिंदी माध्यम में होगा, और एक्सपेडिशन ये इंग्लिश माध्यम में होगा। कंप्लीट जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए अगर देखा जाए तो ये भी 14 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। मिशन 2022 बाइलिंगुअल होगा, लक्ष्य 2022 ये आपका हिंदी में होगा, और एक्सपीडिशन 2022 ये आपका इंग्लिश में होगा। 2023 के लिए भी 14 तारीख से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो मिशन 2022 बाइलिंगुअल होगा, मिशन 2023 बाइलिंगुअल होगा, लक्ष्य 2023 ये हिंदी माध्यम में होगा, और एक्सपीडिशन 2023 ये आपका इंग्लिश माध्यम में होगा। तो जो लोग 21, 22 और 23 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो 23 के लिए, जो 21, 22 की तैयारी करना चाहते हैं वो 22 के लिए, और जो 21 की तैयारी करना चाहते हैं वो 21, आप इस कोई भी कोर्सेज में आप हिंदी बाइलिंगुअल इंग्लिश जो भी आपको प्रेफर करे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अलग अलग कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया। तो ये थी जानकारी। अब हम आज आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं जैविक हथियार यानी कि बायो वेपन्स। नाम से ही आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जैविक हथियार यानी कि कुछ ऐसा है जो बायोलॉजिकल फॉर्म में, जब यानी किसी भी जीव का, जैविक मतलब क्या होता है, जीव, तो जब किसी जीव का उपयोग हथियार के रूप में किया जाए, जब किसी जीव का उपयोग हथियार के रूप में किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, बायो वेपन्स कहेंगे। अब बात आती है कि कौन से जीव जो है हथियार के रूप उपयोग किए जाए, तो ऐसे जीव जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न कर सके, उनके शरीर में अंगों को नष्ट कर सके, तुरंत अंगों को नष्ट कर दें, रोग उत्पन्न कर दें, या उनके श्वसन को तुरंत प्रभावित कर दें, उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर दें,
यानी कि कुल मिलाकर के मानव शरीर या किसी पादप को या किसी भी एनिमल को जो सीधे प्रभावित करें, जैविक जो जैविक ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका बड़े मास लेवल पे उपयोग किया जाए किसी पॉपुलेशन पर, तो वो क्या कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि आप जा रहे हैं, आप रहते हैं, आपको कभी सर्दी जुकाम बुखार या कोई डिजीज हो जाती है, तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हो जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल को होता रहता है, वो ट्रीटमेंट कराते हैं और सही हो जाते हैं। लेकिन एक मंशा से, एक खतरनाक मंशा से एक पूरे जनसंख्या पर, पूरे पॉपुलेशन पर एक साथ इन प्रकार के रोगाणुओं को, खतरनाक सूक्ष्म जीवों को पूरे समाज पर, पूरी सोसाइटी में छोड़ दिया जाए और इस उद्देश्य छोड़ा जाए कि ये सारी पॉपुलेशन जो है वो नष्ट हो जाए, मर जाए या इससे प्रभावित हो जाए, कि उनका जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जो एक प्रभाव है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इस प्रकार इस मंशा से जो हथियार छोड़े जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपको जैविक हथियार कहलाएंगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैविक हथियार को लेकर के, जैविक हथियार कोई वायरस हो सकता है। जैविक हथियार अगर हम बल्क में वायरस को भेज देते हैं या फेंक देते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई कवक हो सकता है, या अन्य जैविक विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो किसी मनुष्य को या मनुष्य की पूरी पॉपुलेशन को, जानवरों को, पौधों में बीमारी उत्पन्न करें और उनकी मृत्यु का कारण बने। और ये सब बनने के लिए जानबूझकर इन जीवाणुओं का या इन प्रोगाणुओं का उत्पादन किया जाए और उनको उस समाज पे छोड़ा जाए। यानी कि लैब में इस प्रकार के खतरनाक जीवों का, इस प्रकार के खतरनाक रोगाणुओं का विकास किया जाए, यानी कि इनका निर्माण किया जाए और फिर उसका जो है वो समाज पर, जनसंख्या पर क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। इस तकनीक को या इस पद्धति को या इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जैविक हथियार कहेंगे। जैविक एजेंट के रूप में मुख्य रूप से बैक्टीरिया के फॉर्म में अगर देखा जाए तो एंथ्रॉक्स बैक्टीरिया, बोटुलिन टॉक्सिन बैक्टीरिया का एक बोटुलिन होता है, प्लेग जो आपका एयरनीसिया पेस्टिस जो होता है, एक कठिन सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पैदा कर सकता है, यानी कि पूरे समुदाय को जो है वो स्वास्थ्य को ये डिस्टर्ब कर सकता है। कम समय में ही इन रोगाणुओं से कम समय में ही बड़ी संख्या में मौतें हो जाती हैं, ये आपको ध्यान देना है। बायोटेररिज्म के हमले का परिणाम एक महामारी में भी हो सकता है, यानी कि अगर महामारी फैला दी जाए तो वो भी एक प्रकार का क्या है, आपका बायोटेररिज्म, यानी कि बायोटेररिज्म के द्वारा महामारी को फैला सकता है। जैसे कोविड-19 के केस में देखा जा रहा है, कोविड-19 के केस में देखा जा रहा है, कुछ चिंतक जो हैं ये शंका पैदा कर रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोविड-19 एक प्रकार का बायोटेररिज्म था जिसने पूरी दुनिया में महामारी फैला दी है। लेकिन अभी तक उसके जो है वो कोई सटीक परिणाम, यानी कि उसकी कोई सटीक सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। इसलिए सटीक रूप से नहीं मिल पाने के कारण अभी इसको हम लोग इस तरह से क्लियर नहीं कह सकते कि कोविड-19 जो है वो महामारी एक प्रकार का बायोटेररिज्म था। लेकिन दुनिया में इस प्रकार के खतरनाक खेल होते रहे हैं और इनसे बचने के लिए हमको हमेशा से तैयार रहना चाहिए, इसको हमको ध्यान में देना है। उदाहरण के लिए इबोला या लेजा वायरस जो होता है, इबोला वायरस या लेजा वायरस का उपयोग जैविक एजेंटों के रूप में किया जाता है। अभी आपको हम बताएंगे कौन कौन से ऐसे जो हैं वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग हम लोग जैविक एजेंट के रूप में करते हैं। जैविक हथियार बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के रूप में संदर्भित हथियारों के एक बड़े वर्ग का सबसेट होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो वीपन्स होते हैं, जो बहुत सारे हथियार हैं, उन हथियारों का एक सबसेट आपका होता है। हथियार जो होते हैं, एक आप देखेंगे रासायनिक हथियार होते हैं, एक आपके जैविक हथियार होते हैं और एक आपके जो होते हैं वो नाभिकीय हथियार होते हैं।
3 तरह के होते हैं। तो नाभिकीय या रेडियोलॉजिकल हथियार और रासायनिक हथियार के साथ साथ जैविक हथियार भी क्या है, हथियारों सबसेट का एक समूह है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रासायनिक हथियार पर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैविक हथियार पर। अगले वीडियो में या किसी दिन हम आप लोगों को नाभिकीय हथियार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैविक एजेंटों का उपयोग एक गंभीर समस्या है और बायो टेररिस्ट, जैसे टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट क्या करते हैं, टेररिस्ट अभी देखिए, अभी तक आतंकवादी क्या करते थे, अभी तक आतंकवादी जो है वो आरडीएक्स हो गया, है ना, बम हो गया, हथगोले हो गए, बारूद हो गया, बंदूक की गोली हो गई, है ना, इन सब चीजों से क्या करते थे, वो आक्रमण करते थे, अटैक करते थे। लेकिन बायो टेररिस्ट भी चर्चा में आ रहा है कि जैविक हथियार का भी उपयोग आतंकवादी कर सकते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होगा। और जिस प्रकार से दुनिया में देशों के बीच में वैमनस्य बढ़ रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है, दुनिया में देशों के बीच जो दुश्मनी बढ़ रही है और इस प्रकार की बढ़ रही है कि मानव के को नष्ट करने पे तुला हुआ है, इस स्थिति में कोई भी आतंकवादी संगठन बायो टेररिस्ट जो है वो जो आपका जैविक एजेंट है इसका उपयोग कर सकता है और इसका जोखिम अब बढ़ गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। जैव आतंक के वाहक के रूप में वर्तमान में लगभग 190 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन्वायरमेंट में मौजूद है। यानी कि एक डेटा के अनुसार पाया गया है कि इस प्रकार के 190 ऐसे पैथोजन हैं जो जैव टेररिज्म के रूप में पर्यावरण में मौजूद हैं। एंथ्रॉक्स, प्लेग, बोटुलिज्म, साल्मोनेला, टुलेरेमिया, ग्लैंडर, एंथ्रैक्स खतरनाक जीव इसमें शामिल हैं। कई वाहक पाउडर के रूप में होते हैं, इसे आसानी से पानी या हवा में छोड़ा सकता है या किसी के भोजन में भी मिलाया सकता है। यानी कि ये जो जीव होते हैं इनको पाउडर के रूप में रखा जाता है और बल्क में पानी मिला दिया गया या हवा में छोड़ दिया गया या किसी के भोजन, बड़े मांस लेवल भोजन बन रहा है उसमें डाल दिया गया और इससे ये मनुष्यों में फैल जाते हैं। 24 घंटे के अंदर प्राणी या अन्य जीवों की जान ले सकता है, ये इतने खतरनाक ये पैथोजन होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल वीपन्स की, तो बायोलॉजिकल वीपन्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो बायोलॉजिकल वीपन्स टॉक्सिन्स हो सकते हैं, यानी कि एक विषाक्त पदार्थ हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एजेंट हो सकते हैं, यानी कि लैब में कुछ ऐसे एजेंट का निर्माण किया जाए जिनके जीन्स में चेंज कर दिया जाए और जीन्स को इस प्रकार से चेंज कर दिया जाए कि वो ज्यादा विषाक्त हो जाए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एजेंट भी बायोलॉजिकल वेपन में होते हैं। अन्य एजेंट भी जैसे आपके नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी जो है ये बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। प्लांट टारगेट, ऐसे बायोलॉजिकल वेपन जो पौधों को टारगेट करेंगे, इसमें मुख्य रूप से 2 होते हैं, कवक होते हैं और वायरस होते हैं। जैसे रस्टिंग डिजीज जो हो जाती है, रस्ट करने वाले जो वायरस जो फंगस है उसको पूरी फसल पे डाल दिया जाए और पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। इससे भूखमरी आ सकती है, उसमें जो है वो अकाल पड़ सकता है। वायरस, मोज़ेक वायरस जो होते हैं ये कई प्रकार की फसलों को नष्ट कर देते हैं, ये भी अकाल कर सकते हैं। तो प्लांट टारगेट अगर कर दिया जाए तो अकाल लाने के लिए, भूखमरी लाने के लिए, अनाजों को समाप्त करने के लिए एक तरह से जो है पूरी तरह से इसका उपयोग किया सकता है। ऐसे ही बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग हम लोग एनिमल एजेंट के रूप में कर सकते हैं। एनिमल को जो प्रभावित करने वाले होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल एजेंट टारगेट कहेंगे। तो एनिमल को जो टारगेट करेंगे वो 2 तरह के हो सकते हैं, ह्यूमन को टारगेट करें और अन्य एनिमल को टारगेट करें। जैसे ह्यूमन को टारगेट करने वाले रेबीज, ग्लैंडर्स जो होते हैं, रेबीज वायरस हमने डाल दिया, फुट एंड माउथ और स्वाइन फीवर, इस प्रकार के जो है वो एनिमल को जंतुओं को प्रभावित करते हैं। तो बहुत प्रकार के गाय, भैंस जो मवेशी होते हैं, मवेशियों को नष्ट करने के लिए, मुर्गियों को, सुअर को, इन सबको मारने के लिए जो बड़े लेवल पर इसका उपयोग कर सकते हैं और मनुष्यों को मारने के लिए।
वहीं पर सीधे अगर ह्यूमन को टारगेट करना है, मनुष्यों को अगर टारगेट करना है, तो उसके लिए आप देखिएगा यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया या फंगी, कोई भी जो है इन चारों में से यूज कर सकते हैं। फंगी में हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलेटम का यूज करते हैं, प्लाज्मोसिस कैप्सुलेटम का उपयोग करते हैं। रिकेट्सिया जो होता है इसमें कॉक्सिला बर्नेटी का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्राइसिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ब्रुसेला स्पीसीज, क्लेमाइडिया सिटैकी, बुर्कोल्डेरिया मेलाई, फ्रांसिसिला टोलेरेनिस, इस्चेरिशिया कोलाई। वायरस में हेमोरेजिक फीवर, वायरल इंसेफेलाइटिस, वायरोला, बहुत प्रकार के जो है आप यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजिकल एजेंट का हम लोग यूज करते हैं या लोग कर सकते हैं वेपन्स के रूप में। यहाँ पर देखेंगे दो तरह के पैथोजन को उपयोग किया जाता है। कैटेगरी ए जो मेजर पब्लिक हेल्थ हजार्डियस होते हैं, पब्लिक हेल्थ हजार्डियस को जो ज्यादा मास लेवल पर जो हेल्थ हजार्डियस करते हैं उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। सबसे खतरनाक आपका माना गया एंथ्राक्स। एंथ्राक्स जो होता है बैसिलस एंथ्राइसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसको जो है वो यूज जो है टेररिस्ट, इसको जो है वो वेपन्स के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत यूनियन के द्वारा 1979 और जापान में 1995 में यूज किया गया था। ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि एंथ्राक्स का जैविक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध से इसकी शुरुआत की गई थी। ये वायरस होता है, ये श्वसन तंत्र प्रभावित करता है और इंसान की जो है वो कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत यूनियन के द्वारा 79 में और जापान के द्वारा 1995 में बैसिलस एंथ्राइसिस नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया था। बॉटुलिज्म जो होता है एक प्रकार का ये फूड पॉइजनिंग करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये फूड पॉइजनिंग करता है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये मेजर पब्लिक हेल्थ हजार्डियस में आता है। तीसरा होता है हीमोरेजिक फीवर, रक्तस्राव बुखार। रक्तस्राव बुखार आने के कई वायरस होते हैं, जैसे मारबर्ग वायरस, इबोला वायरस और एरिना वायरस। इन तीनों वायरसों से जो होता है हीमोरेजिक फीवर हो जाता है। इबोला और एरिना वायरस का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन मारबर्ग वायरस का उपयोग सोवियत बायो वेपन्स प्रोग्राम के रूप में इसका किया जा सकता है या वो कर रहा है, कर चुका है। तो हीमोरेजिक फीवर याद रखिएगा, इसमें वायरस कौन यूज करते हैं, मारबर्ग वायरस, इबोला वायरस और एरिना वायरस। इसमें इबोला और एरिना का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इबोला तो आपको पता होगा कि अभी जल्दी ही चर्चा में था। ये मारबर्ग वायरस जो है इसका सोवियत बायो वेपन्स प्रोग्राम के तहत यूज किया गया है। तो ये तीन को याद रखिएगा जो कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी ए में आने वाले और जो हैं, जैसे प्लेग डिजीज है। प्लेग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये 14th सेंचुरी में यूरोप में इसका जो है उपयोग किया गया था। 14th सेंचुरी यूरोप में इसका उपयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला मेजर वायरस से होता है। इसका उपयोग प्लेग का सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उपयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। तो प्लेग का दो तरह से उपयोग किया गया था, 14th सेंचुरी यूरोप में और सेकेंड वर्ल्ड वार में उपयोग किया गया था। स्मॉल पॉक्स डिजीज के लिए वेरियोला वायरस का उपयोग 18th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट इसमें है टुलारेमिया। ये फ्रांसिसिला टुलेरेनिस नामक बैक्टीरिया से होता है और इसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आप देखेंगे एंथ्राक्स का हो गया, प्लेग का हो गया, टुलारेमिया का हो गया। तो ये पूछ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इनमें से कौन से बायो वेपन्स का उपयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, तीनों को आपको ध्यान रखना है। एंथ्राक्स का उपयोग किया गया था, प्लेग का उपयोग किया गया था और ट्यूलारेमिया का, तीन चीजों का उपयोग यहाँ पर किया गया था। कैटेगरी बी जो होते पब्लिक हेल्थ हजार्डियस होते हैं। यहाँ पे क्या था, ये मेजर पब्लिक हेल्थ हजार्डियस था। ये कौन से थे, पब्लिक हेल्थ हजार्डियस, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं करते हैं, लेकिन ये काफी भी
काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें पहला है ब्रूसिलोसिस, ये ब्रूसेला से होता है, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। कोलेरा विब्रियो कोलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है, इसका उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया है। इंसेफ्लाइटिस ये वायरस होता है, अल्फा वायरस होता है, इसका भी उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया है। फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला और सिगैला नामक बैक्टीरिया से होता है। ये जो है फूड पॉइजनिंग का जो बैक्टीरिया है साल्मोना और सिगैला, इसका उपयोग भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था और यूएसए के द्वारा 1990 में इसका उपयोग किया गया। ग्लैंडेरिया ग्लैंडेरस ग्लैंडेरस का एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, बुरखोल्डेरिया मेलाई, बुरखोल्डेरिया मेलाई नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में किया गया था। साइकोटिसिस का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये डिजीज क्लेमाइडिया सिटैकी नामक बैक्टीरिया से होता है। क्यूब फीवर, इसका भी उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ होता है। कॉक्जेला बुर्नेटी नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइपस जो होता है, रिकेट्सिया जो होता है उससे होता है। प्रोवाजेकी नामक बैक्टीरिया है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग किया जा चुका है। और वेरियस टॉक्सिक सिंड्रोम कॉज करने वाला वेरियस बैक्टीरिया जो है, काफी मात्रा में अन्य बैक्टीरिया जो हैं उनका भी उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया। तो इन लिस्ट को आपको ध्यान रखना है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है कहाँ पे यूज किए गए हैं, ये आपका कौन सा है कि कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस हैं जिनका उपयोग किया गया है, और ये क्या है, इनसे कौन सी प्रभाव डिजीज होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो इधर लाल से लिखा हुआ है सब रोग के नाम हैं, ये जो पैथोजन के नाम हैं, और ये एब्यूज्ड हैं जिनका उपयोग गलत काम करने के लिए, लोगों को मारने के लिए किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको जानना है कि कोविड-19 बायो वेपन है या नहीं है, इसको आपको ध्यान देना होगा। इसको आप समझ सकते हैं, अभी तक कोविड-19 बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार है या नहीं है। तो नोवेल कोरोना वायरस जो है आपका है NCOV-19 जो है आपका, इसको जो है वो सार्स CoV-2 कहा जाता है। एक का प्रसार चमगादड़ों से हुआ है। कुछ खुफिया एजेंसियों ने शुरू में घोषणा की कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से हुआ है, यानी कि नेचुरली पैदा हुआ है, लेकिन बाद में दावा किया गया कि चीन के वुहान लैब में ये महामारी शुरू हो सकती है, क्योंकि शोधकर्ता शायद ये पता लगाने में सक्षम थे कि वैट कोरोना वायरसेस जो है मनुष्यों पर हमला करने के लिए कैसे उत्परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि ये शंका जताई गई कि जो आपका सार्स CoV-2 है इसमें कुछ म्यूटेशन किया गया, या वायरसेस खुद म्यूटेशन कर सकते हैं और महामारी फैला सकते हैं। तो दो पक्ष अभी इसमें हैं। एक पक्ष कहता है कि कोविड-19 अभी तक प्राकृतिक है, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि ये एक प्रकार का जो है चीन के वुहान लैब में निर्मित किया गया जैव हथियार है, जिससे जो है महामारी फैलाई गई है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि महामारी वायरस को इंजीनियरिंग या हेर फेर किया गया था, यानी कि उसमें कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया है या नहीं किया गया है, अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले। फिर भी भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, जो हमारे सत्तापूर्ण पड़ोसियों के अस्तित्व के साथ हम रहते हैं, हमेशा से जैविक हथियार का खतरा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कह सकता कि इस प्रकार का जो महामारी फैली है इसमें पाकिस्तान या चीन का कोई रोल है या नहीं है। भविष्य में भी हमको सचेत रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन हमारे बड़े पड़ोसी दुश्मन हैं, और ये कभी भी इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं भारत के खिलाफ। तो हमको सचेत रहना चाहिए। हमको ये बिल्कुल ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि इस प्रकार के जैविक हथियार का उपयोग ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए पहले वैक्सीन तैयार कर लेगा,
फिर इस प्रकार के वायरस या अन्य बैक्टीरिया को डेवलप कर लेगा और वो भारत पर या अन्य देशों पर छोड़ भी सकता है। तो ये कुछ ऐसा आप देख भी रहे हैं जो पुराने समय से लेकर के आज तक की जो उसकी रणनीति रही है, उस हिसाब से भी ऐसा लगता है। और जो ये महामारी फैली है कोविड-19, ये कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करती है कि इस प्रकार के महामारी जो है वो अचानक से विश्व स्तर पर जो फैली है, इसमें ज़रूर कोई न कोई लैब का हाथ है और वो लैब जो है वो वुहान लैब के रूप में जाना जाता है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई क्लियर कट ऐसा हम घोषणा नहीं कर सकते कि कोविड-19 एक प्रकार का जैविक हथियार है। लेकिन हम इस प्रकार के हथियार के उपयोग को खारिज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश जो हमारे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। इसको आपको ध्यान रखना। कहाँ-कहाँ पर इस प्रकार के जो बायो वेपन्स का इनका उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया गया है, इसको एक-एक पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया, जैसे जब मेसोपोटामिया हुआ करता था, जैसे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैसे ही मेसोपोटामिया था कि असूर साम्राज्य के लोगों ने शत्रुओं के पानी पीने के कुओं में एक विषाक्त फंगस डाल दिया था, जिससे शत्रुओं की मृत्यु हो गई थी। ये एक प्रकार का क्या था, जैविक हथियार का उपयोग था कि शत्रुओं के पानी के कुओं में फंगस डाल दिया और वो पानी पीने से शत्रुओं की मृत्यु हो गई थी। ये जो है, जो जानकारी में, इतिहास में पहला ऐसा अवसर देखा जाता है जब जैविक हथियार का उपयोग किया गया था। वैसे इससे पहले भी किया गया होगा, लेकिन जो सबसे बड़े लेवल पर आधिकारिक रूप से जो है ये जानकारी अभी भी दर्ज है। ईसा पूर्व 184 शताब्दी में विख्यात सेनापति हन्निबल ने मृदा पात्रे में इन सीटू में, यानी कि जो एक प्रकार का जो मिट्टी का जो बर्तन होता था, मिट्टी के घड़ों में सर्प विष भरवाकर प्राचीन ग्रीक नगर पगरमान में उपस्थित जल पोतों में फिकवा दिया था। यानी कि सांप के विष को भरवा करके मिट्टी के बर्तनों में और अपने दुश्मनों में जल पोतों में उसको विष को फिकवा दिया था। इससे भी काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, यूरोपीय मध्यवर्ती इतिहास में, यूरोप के मध्यवर्ती इतिहास में यानी कि मिडल हिस्ट्री में मंगोलों और तुर्की साम्राज्यों द्वारा संक्रमित पशु, इन्फेक्टेड एनिमल के शरीर को शत्रु राज्य के जल स्रोतों में डलवाकर संक्रमित करने के आख्यान मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि संक्रमित जीवों के अंगों को पानी में डलवा दिया गया था। जो पानी वहां के लोग पीते थे, उसे पानी को संक्रमित कर दिया गया था। ये एक जो है आपका मिलता है। चौथा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्लेग के महामारी के रूप में जो बहुचर्चित नाम है काली मौत, ब्लैक डेथ कहते हैं, के फैलने का प्रमुख कारण मंगोलों तथा तुर्की सैनिकों द्वारा रोग पीड़ित मृत पशु शरीरों को समीपवर्ती नगरों में फेंका जाना बताया जाता है। और जैविक युद्ध का एक पिछला उदाहरण रूसी सैनिकों द्वारा 1710 में स्वीडिश नगर की दीवारों प्लेग संक्रमित मृत पशु शरीरों के फेंके जाने के आख्यान द्वारा जाना जाता है। यानी कि रूसी सैनिकों ने क्या किया कि स्वीडिश नगर की दीवारों पर प्लेग से संक्रमित मरे हुए पशुओं के शरीरों को फेंक दिया और उससे जो वहां पर संक्रमण फैल गया था। तो ये जैविक हथियार का उपयोग किया गया था। वहीं पर अगर देखा जाए 1763 में ब्रिटिश चेचक के रोगियों से देसी अमेरिकियों को, जो नेटिव अमेरिकियों के लोग थे, उनको कंबल वितरित कर दिए गए और उन सभी को क्या हो गया, कंबल को ओढ़ने से उनमें सभी में क्या हो गया, चेचक हो गया। ये एक प्रकार के जो है वो जैविक हथियार का उपयोग किया गया था। जैविक हथियारों का विकसित रूप में प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में एंथ्राक्स तथा ग्लैंडर के जुआड़ द्वारा किया गया था। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जैविक हथियारों का विकसित रूप से प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। एंथ्राक्स का और ग्लैंडर्स का, जीवाणुओं का उपयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना।
लैब में इसको विकसित किया गया था। इस प्रकार के जैविकीय हथियारों का प्रयोग कर जिनेवा संधि द्वारा 1925 में रोक लगा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। जिनेवा संधि 1925 में उसने कहा कि इस प्रकार के जैविक हथियारों का उपयोग कोई देश किसी दूसरे देश पर नहीं करेगा, जिसके प्रतिबंध क्षेत्र का विस्तार 1972 में जैविकी तथा विशाख सम्मेलन के माध्यम से किया गया और 1972 में इसका प्रतिबंधन का विस्तार कर दिया गया जैविकी तथा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल आर्मामेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसके माध्यम से। जापान चीन युद्ध हुआ था 1937 से 1945 तक और द्वितीय युद्ध हुआ था 1939 से 45 में। शाही जापानी फौज की विशिष्ट शोध इकाई ने चीनी नागरिकों तथा सैनिकों पर जैविकी हथियारों के प्रयोग किए, जो बहुत शक्तिशाली नहीं सिद्ध हो पाए, परंतु नवीन अनुमानों के अनुसार लगभग 5,80,000 सामान्य नागरिक प्लेग संक्रमित खाद्य पदार्थों के जानबूझे प्रयोग के द्वारा प्लेग तथा हैजा से पीड़ित हुए थे। तो जापान ने चीन पर जो है वो नागरिकों पर इस प्रकार के जो है वो जैविक हथियारों का उपयोग किया था और उसके अनुसार लगभग 6 लाख लोग जो है वो प्लेग और हैजा से संक्रमित हो गए थे द्वितीय युद्ध के समय। तो ये भी एक प्रकार का जैविक हथियार का जो है वो उपयोग था। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के जैविक हथियार का उपयोग पहले से ही बड़े स्तर पर किया जा चुका है और आने वाले समय में इसकी संभावना और बढ़ गई है। यद्यपि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जिस प्रकार से लोगों के पास हथियार बढ़े हैं, लगभग सभी विकसित देशों के पास और विकासशील देशों ने अपने हथियारों को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से एक संतुलन की स्थिति डेवलप हुई है, लेकिन इस संतुलन की स्थिति में आतंकवादियों के हाथ में या कोई विस्तारवादी राजनीति करने वाले देशों के बीच में अगर इस प्रकार के हथियार मौजूद हैं तो इसका उपयोग वो करते रहेंगे। कुछ देश जैसे भारत जैसे देश हथियार का निर्माण किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि बचाव के रूप में करते हैं। भारत कभी भी अपने हथियारों का उपयोग फर्स्ट यूज के रूप में नहीं करता है, वो अपने बचाव के लिए इन हथियारों का निर्माण करता है। लेकिन अन्य देश भी हैं जो सिरफिरे टाइप के हैं, जो कभी भी इन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और एक कानूनी तौर पर जो है वो बहुत ही सशक्त इस पे कानून होना चाहिए और इसको समाप्त करने के लिए, इसको प्रतिबंधित करने के लिए एक मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। नाजी जर्मनों के जैविकी हथियारों के संभावित खतरे का प्रत्युत्तर देने के लिए नाजी जर्मन ने जैविक हथियारों के संभावित खतरा था, उनको लगता था कि हमारे ऊपर जैविक हथियार डाल दिए जाएंगे। उसका उत्तर देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त ब्रिटेन, कनाडा ने सन 41 में जैविकी हथियार विकास करने के संयुक्त कार्यक्रम पर एक साथ कार्य किया तथा एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस तथा बोटुलिज्म के विषैले जैव हथियार तैयार किए, परंतु बाद में संभावित भय की एक अतिरंजित प्रक्रिया ही सिद्ध हुई। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त ब्रिटेन और कनाडा के अंदर एक भय व्याप्त था, एक खतरा उनको लगता था कि नाजी जर्मन कभी भी जैविक हथियार का उपयोग कर सकता है। तो उस संभावित खतरे का उत्तर देने के लिए 41 में जैविकीय हथियार विकास करके इन सभी देशों ने एक संयुक्त कार्यक्रम की स्थापना की और उसके तहत एंथ्राक्स, ब्रुसेलोसिस और बोटुलिनस नामक जैविक हथियार तैयार किए। लेकिन ये अपना हथियार तैयार कर लिए, लेकिन उनका जो संभावना थी, भय था जो, वो एक अतिरंजित प्रक्रिया ही सिद्ध हुई, यानी कि दोनों ने एक दूसरे पर उसका उपयोग किया और दोनों लोगों का नुकसान हुआ। सन 2001 के सितंबर तथा अक्टूबर महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका में एंथ्रेक्स के आक्रमण के कई मामले सामने आए थे, जिसमें आतंकवादियों ने बहुतेरे एंथ्राक्स संक्रमित पत्र, संचार माध्यमों
तथा अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय भेजे, जिसके कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 2001 में आतंकवादियों ने क्या कि पत्र के माध्यम से, पत्र जो होते थे, जो आपके पोस्ट कार्ड होते थे या अंतर्देशीय जो लिफाफे होते थे, उसमें वायरस को भर करके भेजा संचार माध्यम के रूप में, और वहां के जो अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में उसको भेज दिया। उससे काफी लोग उस संक्रमित हुए थे और 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो 2001 में आतंकवादियों ने भी जैविक हथियार का उपयोग पहली बार किया था। ये भी आपको कोट करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब जब ये पता लगा कि पत्रों के माध्यम से भी जो है वो जैविक हथियार आ रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में एक प्रकार से खलबली मच गई थी। पूरी दुनिया जो है प्रकार से डर गया था और ये लगने लगा कि कोई भी पत्र अगर विदेश से आता है या कोई भी चीज विदेश से आती है तो हो सकता है कि उसमें वायरस बैक्टीरिया को डाल करके भेजा गया हो जैविक हथियार के रूप में। तो घटना ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर जैव सुरक्षा तथा जैव आक्रमण से बचाव के उपाय विकसित करने की आवश्यकता को पर्याप्त बल दिया और ये कहा गया कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर जैव सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी और जैव टेररिस्ट से बचाव के उपाय विकसित किए जाएं और उस पर जो है पर्याप्त बल दिया जाना शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से ही एक संस्था काम करती है, उसका नाम है बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन या बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ये बैक्टीरियोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स के विकास, उत्पादन, स्टॉक पाइलिंग पर प्रतिबंध करता है और उनके विनाश, उनको नष्ट करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया था। 1972 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 1975 में इसको लागू कर दिया गया था। तो पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स को के विकास को, उसके उत्पादन को, स्टॉक पाइलिंग को प्रतिबंध करने के लिए और जो जैव हथियार हैं उनको नष्ट करने के लिए एक कन्वेंशन काम करता है, उसका नाम है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसको 1975 में लागू किया गया था। 26 मार्च 1975 को, या डेट याद रखिएगा, 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 22 देशों ने। भारत 1973 में ही, 72 में हस्ताक्षर करके इसको लाया गया था और 73 में ही भारत बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य बना और आज इसमें 182 देश इसमें इसके सदस्य हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि हस्ताक्षर के लिए 72 में इसको लाया गया, भारत ने 73 में इस पर हस्ताक्षर किया और 1975 में इसको लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसमें 183 देश हैं जो बायोलॉजिकल वेपन्स के विकास, उत्पादन, स्टॉक पाइलिंग पर प्रतिबंध करते हैं और इस जो भी हथियार हैं उनको नष्ट करने पर काम कर रहे हैं। ये हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने की वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। यानी कि हथियारों की पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी कि जो जितने भी सीरीज में जो हथियार होते थे उनको नष्ट करने की विश्व स्तर पर पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट संधि थी। आपको ध्यान रखिएगा। जैसा कि जैविक हथियार सम्मेलन के लिए राज्यों की पार्टियों ने, स्टेट ऑफ पार्टीज ने, किसी भी परिस्थिति में कभी भी विकसित, उत्पादन, भंडार या अन्यथा हासिल करने या बनाए रखने के लिए नहीं किया। यानी कि ऐसे कोई भी जैविक हथियार जो किसी परिस्थिति में कभी भी विकसित नहीं किए जाएंगे, उनका उत्पादन नहीं किया जाएगा, उसका भंडार नहीं किया गया या अन्यथा हासिल करने या बनाए रखने के लिए जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए कि नहीं किए जाएंगे। जैसे माइक्रोबियल या अन्य बायोलॉजिकल एजेंट या विषाक्त पदार्थों के अपने मूल या उत्पादन की विधि, प्रकार और मात्रा में जो रोग निरोधी, सुरक्षा
सुरक्षात्मक या अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कोई औचित्य नहीं है, उसको जो है वो नष्ट कर दिया जाए। यानी कि देशों ने समझौता किया कि ऐसे माइक्रोबियल या जैविक एजेंट या टॉक्सिन पदार्थ जो अपने मूल या उत्पादन की विधि, प्रकार और मात्रा में जो न तो रोग निरोधी होंगे, सुरक्षात्मक होंगे या शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कोई औचित्य जिनका नहीं होगा, उनको मूल रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, हथियार, उपकरण या डिलीवरी के साधन ऐसे एजेंट या विषाक्त पदार्थों का उपयोग सततपूर्ण उद्देश्यों के लिए या सशस्त्र संघर्ष में किया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। यानी ऐसे हथियार, जैविक हथियार, ऐसे उपकरण या डिलीवरी के साधन जिसमें एजेंट या विषाक्त पदार्थों का उपयोग सततपूर्ण उद्देश्यों के लिए या सशस्त्र संघर्ष में किया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 2 चीज बात हुई कि ऐसे एजेंट जो रोग निरोधी, सुरक्षात्मक या अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कोई औचित्य नहीं रखते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाएगा, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। और जो हथियार, उपकरण या डिलीवरी के साधन ऐसे एजेंट या विषाक्त का उपयोग सत्तापूर्ण उद्देश्य के लिए, सशस्त्र संघर्ष के लिए किया जा रहा है, उनको नष्ट करने के लिए सहमति बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशन जो था ये प्रभावी रूप से जैविक और विष पदार्थों के विकास को, उसके उत्पादन को, उसके अधिग्रहण को, उसके हस्तांतरण को, उसके प्रसारण को, उसके स्टॉक पाइलिंग को और उसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इन सब को प्रतिबंधित करता है कि कोई भी देश ऐसे जैविक हथियार या विषधारों का न तो विकास करेगा, न उसका उत्पादन करेगा, न उसका अधिग्रहण करेगा, न उसका हस्तांतरण करेगा, न उसका प्रसारण करेगा, न उसका स्टॉक पाइलिंग करेगा और ना ही उसका उपयोग करेगा। और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्व के रूप में इसको शामिल किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे का रास्ता की बात अगर आएगी कि आगे के रास्ता क्या हो सकता है, तो काउंटर बायोटेररिज्म उपायों की वास्तविक दक्षता का आकलन करने के लिए किए गए अध्ययन अपर्याप्त हैं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। यानी कि अभी तक जो काउंटर बायोटेररिज्म उपायों की वास्तविक दक्षता का आकलन करने के लिए किए गए अध्ययन पर्याप्त हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया में जो काउंटर बायोटेररिज्म है, उसके उपायों की जो वास्तविकता का आकलन अभी तक सही तरीके से नहीं किया गया है, उसके अध्ययन भी अपर्याप्त है, जिनको बदलने की आवश्यकता है और हाईटेक तरीके से उसको हमको उपयोग करना है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि काउंटर बायोटेररिज्म उपायों की दक्षता का अध्ययन करने में लगे हुए और पद्धतिगत प्रयासों को सावधानी पूर्वक लागू किया जा सकता है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ विशिष्ट काउंटर बायोटेररिज्म प्रथाओं के कार्यान्वयन में संभवतः मानव अधिकारों, संस्थागत स्वतंत्रता, मौलिक लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम कानून के संबंध में परिणाम हो सकते हैं। यानी कि अगर हम काउंटर बायोटेररिज्म प्रथाओं के कार्य में संभवतः हम क्या कर सकते हैं, मानव अधिकार आ सकते हैं, संस्थागत
इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंसी उसमें शामिल हो सकती है। फंडामेंटल आपके जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं और नियम कानून के संबंध में परिणाम ला सकते हैं, और इस प्रकार से हम आगे की तरफ इसको ले जा करके इस प्रकार के जैविक हथियार को हम समग्र रूप से नष्ट करने में सक्षम होंगे, और एक देश दूसरे देश को भरोसा दिलाए कि वो अपने जैविक हथियार को नष्ट करेगा और उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करे कि हमने अपने पूरे जैविक हथियार को नष्ट कर दिया है, और एक जो है वो सर्वसम्मति से जो है वो एक घोषणा करनी चाहिए कि कोई भी देश किसी भी देश पर जैविक हथियार का उपयोग नहीं करेगा, उस पर एक प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कोई देश दूसरे देश पर जैविक हथियार का उपयोग करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा जैविक हथियार के बारे में, उसमें मुख्य रूप से जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़े वो ये था कि जैविक हथियार क्या है, जैविक हथियार क्या है। तो जैविक हथियार के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी विषाणु हो सकता है, कोई भी जीवाणु हो सकता है, और कोई भी कवक हो सकता है जो शरीर में रोग उत्पन्न करे। वो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर अगर इसका उपयोग हम किसी समुदाय पर करते हैं तो क्या कहलाएगा, जैविक हथियार कहलाता है। मुख्य रूप से एंथ्राक्स का उपयोग, प्लेग का उपयोग, प्लेग, ग्लेडर्स का उपयोग, बॉटुलिज्म का उपयोग, फूड पॉइजनिंग के लिए, इन सब के लिए उपयोग सबसे बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में सोवियत और अमेरिका के बीच में, जापान और ने जो है वो चाइना के ऊपर हमेशा जो है इस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया है। तो कोविड-19 की हमने बात की कि कोविड-19 जो है दो पक्ष इसमें हैं। एक पक्ष मानता है कि ये प्राकृतिक रूप से विकसित वायरस है जो चमगादड़ से निकला था, और कुछ लोग मानते हैं कि ये वुहान के लैब से डेवलप किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है जिसको चीन ने डेवलप किया है और इससे पूरी दुनिया में महामारी फैली है, ऐसा माना जा रहा है। तो हम अभी ये क्लियर कट नहीं कर सकते हैं कि इस किस प्रकार से जो है इसका उपयोग किया गया है। मैंने ये भी आपसे देखा तो हम लोगों ने मुख्य रूप से जो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको, जैविक हथियार के बारे में डिस्कस किया आज। तो ऐसे हथियार जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, कवक या अन्य विषाक्त पदार्थ जो सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों, जानवरों या पौधों में बीमारी, मृत्यु का कारण बनने के लिए जानबूझकर उत्पादित किए जाते हैं, जैविक हथियार कहलाते हैं। इसमें एंथ्राक्स, बॉटुलिज्म, टॉक्सिन, प्लेग जैसे जो है कठिन सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पैदा कर सकते हैं, यानी कि हजार्डियस पब्लिक हेल्थ डेवलप कर सकते हैं। बायोटेररिज्म के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। इसमें
जो आपका जैविक हथियार होता है ये रासायनिक, परमाणु और रेडियोलॉजिकल हथियारों में भी शामिल एक प्रकार का जो है हथियारों का एक सबसेट होता है। जैविक एजेंटों का उपयोग गंभीर समस्या है जो बायो टेररिस्ट हमले में इन एजेंटों का उपयोग करने का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 190 प्रकार के जैव आतंकवाद के वाहक के रूप में देखा गया है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस शामिल हैं। इसको पाउडर के रूप में विकसित करते हैं और इसको पानी, हवा या भोजन में छोड़ करके संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जैव आतंकवाद एजेंट जो होते हैं 24 घंटे के अंदर प्राणी और अन्य जीवों की जान ले सकते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स टॉक्सिन हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एजेंट हो सकते हैं, अदर एजेंट हो सकते हैं, प्लांट को प्रभावित कर सकते हैं, ह्यूमन टारगेट कर सकते हैं, एनिमल टारगेट कर सकते हैं। एनिमल टारगेट में स्पेशली स्वाइन फीवर हो जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज कर सकते हैं। हार्मोन ह्यूमन टारगेट में आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस कैप्सुलिटी नामक फंगस का उपयोग करते हैं। रिकेट्सी में कॉक्सेला बोरमेटी करते हैं। बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आपके बैसिलस एंथ्राइसिस, एर्सिनिया पेस्टिस, ब्रुसेला, क्लेमाइडिया पेस्टिस, बर्कोल्डेरा मर्सेली, बहुत सारे इशरिचिया कोलाई। वायरस में हेमोरेजिक फीवर, वायरल इंसेफेलाइटिस, वायरोला का उपयोग करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंथ्राक्स बैसिलस एंथ्राइसिस से होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत यूनियन 79 में और जापान 95 में। बोtulism में क्लस्ट्रोडियम बोtulism का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। हेमोरेजिक फीवर में मार्बर का उपयोग किया गया है सोवियत वेपन्स प्रोग्राम में। इबोला वायरस से भी फैलता है, ये एरिना वायरस से फैलता है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया। प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से होता है, इसको 14th सेंचुरी में और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया गया था। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, इसका उपयोग 18th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका द्वारा किया गया था। ट्यूलारेमिया फ्रांसेला ट्यूलेरेनिस नामक बैक्टीरिया से होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका उपयोग किया गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक हेल्थ का हैजार्डियस जो होते हैं, जो कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें ब्रुसेलोसिस, क्लोरेला क्लोरेला वेब्रियो कोलेरी से होता है। इंसेफ्लाइटिस अल्फा वायरस से होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था। फूड पॉइजनिंग सैल्मोनेला सिगेला सेकेंड वर्ल्ड वार और यूएस द्वारा 19 में किया गया था। क्लेंडर्स बोरकोल्डेरा मरेली फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज किया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका यूज किया गया। पिस्टाकोसिस क्लेमाइडिया सिटाइसी से किया के द्वारा होता है। क्यू फीवर कॉक्सेला बोर्नेटी से होता है। टाइफस रिकेट्सिया प्रोवाइजैकी से होता है और वेरियस टॉक्सिक सिंड्रोम का भी उपयोग किया जाता है। मैंने बताया आपको कोविड-19 एक प्रकार का जो है, दो मत इसमें हैं। एक मत कहता है कि ये प्राकृतिक रूप से विकसित वायरस है, दूसरा मत कहता है कि वुहान लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड एजेंट के रूप में इसका निर्माण किया गया है और महामारी फैलाई गई है। लेकिन अभी तक क्लियर कट हम एक पक्ष पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक सटीक जानकारी हमको नहीं मिली है। लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश हमारे पड़ोसी होने के कारण हमेशा जो है भविष्य में जैविक हथियारों के आक्रमण की संभावना बनी रहती है, उसको हम खारिज नहीं कर सकते। और हमने देखा कहाँ कहाँ पर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया में सेनापति हामिस ने ग्रीक नगर पर किया था। यूरोपीय मध्य शामिल मंगोलों तुर्कों के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। प्लेग की महामारी को मंगोलों तुर्कों ने जो है पशुओं को अटैक किया था। जैविक ये युद्ध का पिछला उदाहरण रूसी सैनिकों द्वारा 1970 में 1710 में स्वीडिश नगर की दीवारों पर संक्रमित जंतुओं को फेंक दिया था। 1763 में ब्रिटिश चेचक के रोगियों से देसी अमेरिकियों को कंबल वितरित कर दिए गए थे, उससे उनको नुकसान हो गया था। जापान ने चीन युद्ध 1937 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच में हुआ था। उसमें जापान ने चीन के ऊपर जो है वो प्लेग और कॉलरा के बैक्टीरिया को अटैक किया था, इससे बहुत सारे लोग संक्रमित हुए थे। लगभग 6 लाख लोग इसमें संक्रमित हुए थे। नाजी जर्मनी के डर से अमेरिका, संयुक्त ब्रिटेन और कनाडा ने मिल करके एक जैविकीय हथियार विकास का काम किया। उसमें एंथ्राक्स, ब्रुसेलोसिस नामक और बोटुलिनिस के नामक विषैले जैविक हथियार का निर्माण किया और एक दूसरे के ऊपर उसका उपयोग भी किया। सबसे पहले 2001 में आतंकवादियों के हाथों में जैविक हथियार आया और उसका उन्होंने उपयोग अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में पत्र के माध्यम से किया था। पत्र में वायरस को भेजे किया था, उसमें कई लोग संक्रमित हुए थे और 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। घटना में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक सुरक्षा तथा जैव आक्रमण से बचाव के उपाय विकसित करने की आवश्यकता का पर्याप्त बल दिया जा रहा है। इस क्रम में
बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन की शुरुआत की गई थी। 1972 में हस्ताक्षर के लिए इसे खोला गया था और 75 में इसको लागू कर दिया गया था। भारत ने 1973 में इस बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य बन गया और उस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में 182 इसमें सदस्य हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और कन्वेंशन प्रभावी रूप में जैविक और विश्व हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, प्रधारण, स्टॉक पिलिंग उपाय आदि का उपयोग करता है। आगे का रास्ता है हम लोगों ने कि इसमें जो है वो हमको बहुत अधिक मात्रा में ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम काउंटर बायोटेररिज्म के उपाय करें। काउंटर बायोटेररिज्म का मतलब होता है कि कोई अगर देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। इस पर अभी हमारे अंदर जो दक्षता की कमी है उसको और विकसित करना है, आधुनिक तकनीक का उसमें उपयोग करना है। मानवाधिकार, संस्थागत स्वतंत्रता, मौलिक लोकतांत्रिक मूल्य और नियम कानून संबंध में एक सकारात्मक परिणाम लाने की आवश्यकता है, जिससे कि समाज में, राष्ट्र में एक विशिष्ट काउंटर बायोटेररिज्म प्रथाओं का कार्यान्वयन संभव रूप से किया जा सके। ये था आज का हमारा क्लास। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाएंगे और जिससे कि आपको मेरे PDF, मेरे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। मेरा यहाँ पे रेफरल कोड दिया हुआ है SS01, इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके मेरे रेफरल कोड से, जब आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 1 ईयर का प्लस या आइकॉनिक लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ जो आपका गेमिफाइड बैटल है, एक कॉन्टेस्ट है, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। उसमें आपको फर्स्ट रैंक लाने पर आपको एप्पल का लैपटॉप मिलेगा। सेकंड प्राइज रैंक लाने पर आपको एप्पल की तरफ से आपको मिनी आईपॉड मिलेगा। थर्ड रैंक लाने पर आपको एप्पल का जो है वो एयरपॉड मिलेगा। और 100 रैंक तक के सभी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट को 1,000 रुपये का अमेजन की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो इस मौके को मत चूकिए, जल्दी से आप इसको इनरोल करिए। इनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी का ई-लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। साथ ही साथ आपको उसमें जो है मेरा रेफरल कोड डालेंगे SS01 और उसमें आप भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर 2021, 22 और 23 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक मिशन लाया गया है। उसमें आपका मिशन नाम से है 2021, 22, 23 के लिए लक्ष्य हिंदी माध्यम में है, मिशन बाइलिंगुअल में है, मिशन और आपका जो लक्ष्य है वो हिंदी माध्यम में है। 2021, 22 और 23 के लिए 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। टॉप एजुकेटर इसमें आपको पढ़ाएंगे, तो जल्दी से इसको आप देखें, उसको आप सब्सक्राइब कराएं और अपनी तैयारी को बेहतर कराएं। जो लोग 2021 का लेना चाहते हैं 21 के लिए, 2022 के लिए तो 22 के लिए, 2023 के लिए तो 23 के लिए भी कर सकते हैं। 3 साल का जो है अलग अलग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आपका अवेलेबल है। तो प्लीज़ सभी लोग इसको, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।